Hello viewers, I Deepak Moda welcome you all on my YouTube channel once again. In today's video lecture, we are going to discuss one of the most important topic from examination point of view, that is India's energy resources, coal and petroleum. हम बात करेंगे इनके रिजर्व्स की, प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की एंड इनके ट्रेड की. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू नो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज क्लास. बेटा, एट द एंड ऑफ द क्लास लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड और नो the following concepts: importance of energy statistics, classification of energy resources, reserves, production, distribution, and trade of coal in India, problems of coal industry, conservation of coal, and lastly, we would be trying to understand reserve, production, distribution, and trade of petroleum in India. So, guys, let's just get started. Beta, energy is an essential ingredient for almost all human activities. हम ह्यूमन बींग्स जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. बी इट इन द पावर सेक्टर और द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर or the household sector, the demand of energy, the requirement of energy is indispensable and ubiquitous. बेटा, चाहे हम पावर सेक्टर में लगा लें, चाहे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडस्ट्री हो, चाहे घर में हो, हम जो भी हमारे एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है. अब पावर और एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बेटा, ये बिल्कुल सही बात है ये कि जो भी कंट्री जितने ज़्यादा अपने पावर और एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करेगी वो उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होगी. और जो कंट्री जिसमें जिसमें अब उसकी पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो वो डेवलपमेंट में पीछे मानी जाती है. तो अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग अर्बनाइजेशन ज़्यादा अर्बनाइजेशन की रेट है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. और जिन रीजन्स में एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होता है, रूरल पॉपुलेशन नेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है. तो इसीलिए बोला जाता है कि एनर्जी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. In the context of India, coal with 60.21% is the मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. बेटा, इंडिया में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है ना वो कोल है. ये हमारी टोटल एनर्जी सोर्सेज का 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है. इसके बाद इट इज फॉलोड बाय crude oil or petroleum around 30%, and the remaining and around 7% comes from the natural gas. तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें से सबसे टॉप पे आता है हमारा कोल, उसके बाद आता है हमारा पेट्रोलियम, उसके बाद आता है हमारा नेचुरल गैस. अब हम देखते हैं बेटा, हमारे लिए एनर्जी के रिजर्व्स को जानना क्यों जरूरी है, हमारे लिए प्रोडक्शन को जानना क्यों जरूरी है, हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन को जानना क्यों जरूरी है, ट्रेड क्या नॉलेज होना क्यों जरूरी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिनेरियो क्या है. बेटा, डेटा ऑन एनर्जी स्टॉक एंड प्रोडक्शन आर एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी. अब हर रीजन में, हर कंट्री में एनर्जी की डिमांड अलग अलग होती है. किसी रीजन में डिमांड कम होती है, किसी रीजन में डिमांड ज्यादा होती है. एट द सेम टाइम द रिजर्व्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड और इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. अब हमारे पास इस बात की स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी कि हमारी रिजर्व्स कितना है, प्रोडक्शन कितना है और हमारी डिमांड कितनी है, तो इसमें एक मिसमैनेजमेंट क्रिएट होने का चांसेस रहेगा. अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होंगी, प्रोडक्शन कितना है, रिजर्व कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो हमारी एक एनर्जी की सिक्योरिटी बनी रहेगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन वाई energy statistics matter is that energy statistics equip policymakers with the information necessary to make informed decision. अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स को इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन होगी एनर्जी के स्टॉक्स की, हाँ, तो हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हमको बड़ी हेल्प मिलेगी. इसलिए भी एनर्जी का इंपॉर्टेंस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है. अब हम बेटा नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ चलते हैं. ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. बेटा, एनर्जी रिसोर्सेज के दो बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखते हैं. एनर्जी रिसोर्सेज मे बी क्लासिफाइड एज, they can be classified as
ट्रेडिशनल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके अंदर बेटा हमारा आता है फायरवुड, चारकोल, काउडंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट एटसेट्रा। ये हमारे सारे ट्रेडिशनल हैं जो हम पुराने टाइम में यूज किया करते। ये नॉन कमर्शियल एनर्जी के सोर्सेज है बच्चों। अब उसके बाद आता है इसमें एक सब कैटेगरी कमर्शियल एनर्जी। बेटा कमर्शियल एनर्जी में आते हैं हमारे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर एटसेट्रा। These are the commercial sources of energy. Beta, we have another classification of resource as well. Energy resources may also be classified as conventional energy sources. It includes those resources which human beings have been using since long time away. Their stock is limited. If we will use them recklessly, then their stock will be exhausted after some point of time in after some time. सो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इसमें आता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमारे आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। अगर ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, इनका स्टॉक लिमिटेड नहीं होता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोल। इसका हमने पढ़ना है रिजर्व्स, इसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड की बात करेंगे। बेटा दिस इज हाउ अ कोल लुक लाइक। देखिए ये कोल की एक प्रोफाइल पिक्चर है। इसके बाद दीज आर सम ऑफ द विजुअल्स रिलेटेड टू माइनिंग ऑफ कोल इन आर कंट्री इंडिया। बेटा देखिए ये वाला, ये देखिए कैसा डार्क ब्लैक कलर का ये कोल होता है। ये इसकी कोल माइंस है। ये हमने कोल को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। फिर ये जेसीबी मशीन के थ्रू फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए या फिर अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या फिर जहाँ जहाँ पे इनकी डिमांड हो रही है वहाँ पे इनको सप्लाई किया जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द व्यूज from inside the coal mine, one of the coal mines in India. So this is the another picture showing coal sites. Now what is coal? Beta, coal is nothing but a naturally occurring इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बेटा ये इनफ्लेमेबल होता है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है बिकॉज ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि 300 मिलियन ईयर्स अगो जब प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ के अंदर सब्सिडेंस हो गए थे तो उनमें फर्दर प्रोसेसिंग से ये बना है। इसमें इसमें ये मेनली कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इनमें। इसमें कार्बन की इसमें प्रॉपर्टी होती है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। बेटा ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है एंड इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल टू सप्लाई हीट और लाइट और बोथ। ये हमें फ्यूल सप्लाई करता है एज ए हीट भी देता है और लाइट भी देता है और दोनों। ठीक है। अब हम बात करें मच ऑफ द प्रेजेंट डे कोल वर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द कार्बनिफेरस ईरा। कार्बनिफेरस ईरा बेटा ज्योग्राफी में होता है 300 मिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन में 10 लाख ईयर्स होते हैं, लेकिन कोल कब बना था? 300 मिलियन ईयर्स अगो। सेडिमेंट्री रॉक से बना था ये। ठीक है। अब हम देखते हैं ड्यू टू इट्स हाई यूटिलिटी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज ऑफन कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। देखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये ब्लैक गोल्ड भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है और ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया में। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ कोल टू गिव एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दी परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन इट। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेनली कार्बन का बना हुआ होता है, तो कोल कितना एनर्जी देगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इसमें कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हायर द कार्बन कंटेंट हायर द लेवल ऑफ एनर्जी एंड लोअर द कार्बन कंटेंट लोअर इट विल गिव द एनर्जी। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे कोल के बेसिकली कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेटा बेटा कोल के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इसमें बेटा पीट, सेकंड पे आता है हमारा लिग्नाइट, थर्ड नंबर पे आता है हमारा
बिटुमिनस, और उसके बाद आता है हमारा एंथ्रेसाइट। बेटा जो ये पीट होता है ना, ये अगर हम इसको देखें कि स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, तो ये बेटा इनिशियल स्टेज होती है कोल फॉर्मेशन की, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें वुड जो है कोल में कन्वर्ट हो जाता है। वुड इज कन्वर्टेड इनटू कोल इन द फर्स्ट स्टेज, एंड इन द सेकंड स्टेज ये लिग्नाइट बन जाता है, जिसको इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। और थर्ड थर्ड स्टेज में थोड़े और टाइम के बाद, थोड़ा और सनलाइट को और प्रोसेसिंग होने के बाद ये थर्ड स्टेज में बिटुमिनस बन जाता है। और आफ्टर सम टाइम, जब थोड़ा और टाइम पास होता है, तो फोर्थ स्टेज में आके ये एंथ्रासाइट कोल बन जाता है। अगर मैं इनके कलर की बात करूं, तो बेटा पीट इज लाइट ब्राउन इन कलर, एंड लिग्नाइट इज डार्क टू ब्लैक ब्राउन इन कलर, एंड बिटुमिनस इज ब्लैक इन कलर, while the anthracite is available in डार्क ब्लैक कलर। बेटा अगर मैं हार्डनेस की बात करूं, तो पीट है अपना वो सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है। लिग्नाइट की बात करूं, तो वो थोड़ा सा लेस कॉम्पैक्ट होता है, लेस डेंस होता है। और बिटुमिनस थोड़ा सा डेंस ज्यादा होता है और कॉम्पैक्ट भी होता है। लेकिन एंथ्रेसाइट जो कि बेस्ट क्वालिटी का कोल है, ये क्या होता है नेचर में, हार्डनेस में एक्सट्रीमली हार्ड होता है। अगर मैं स्मोक और फ्लेम की बात करूं, तो बेटा पीट जो कि लोवेस्ट क्वालिटी का कोल है, इट बर्न्स लाइक वुड with highest smoke and flame, and lignite gives less smoke or flame compared to peat, and bituminous gives less smoke or flame compared to lignite। और जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, इसमें कोई स्मोक नहीं होता, इसमें कोई फ्लेम नहीं होता, इसमें ब्रिलियंट ब्लैक लशर होता है। अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट की बात करूं, तो बेटा पीट में मॉइस्चर कंटेंट हाईएस्ट होता है। लिग्नाइट की देखें तो उसमें पीट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। बिटुमिनस जो कि एक अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट पीट और लिग्नाइट दोनों से कम होता है। और जो एंथ्रेसाइट जो कि बेस्ट क्वालिटी का कोल है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे लोवेस्ट होता है तीनों के कंपैरिजन में। बेटा अभी सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ डिफरेंस है, वो होता है कार्बन कंटेंट। पीट कंटेन्स लेस देन 40% ऑफ कार्बन, lignite contains carbon in the range of 40 to 60%, while bituminous contains higher percentage of carbon content. The carbon content ranges from 70 to 75%, while in anthracite, the carbon content is the highest among all. Carbon content in anthracite ranges between 80 and 90%। सो अगर क्वालिटी की बात करें, तो बेटा पीट इज द inferior quality coal, lignite is also an inferior quality coal, and bituminous is superior to peat and lignite, and anthracite is a superior of all। अब हम थोड़ा सा इनको देखते हैं कि हाउ डज अ पीट लुक लाइक, हाउ डज अ लिग्नाइट लुक लाइक, एंड हाउ डज बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट लुक लाइक। सो बेटा गैस कीजिए ये कौन सा कोल है। देखिए थोड़ा सा ये ब्राउन कलर है, थोड़ा सा इसका आयरन कंटेंट भी कम है, ये कॉम्पैक्ट भी कम है। ये कौन सी क्वालिटी का कोल है बच्चों? दिस इज पीट, पीट ग्रेड ऑफ कोल। एंड ये देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, ये ब्राउन से डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया है। मॉइस्चर कंटेंट पीट से थोड़ा सा कम है, और आयरन कंटेंट इसमें पीट से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको बोलते हैं लिग्नाइट। Then comes the another quality, another grade of coal, that is bituminous. It is little it is darker than the lignite, and moisture content is lower than the peat and lignite, and iron content is higher than the peat and lignite. And this is the anthracite, the highest quality coal, dark, compact, highest iron ore content, highest iron content, and lowest moisture content, and superior quality coal। बेटा पीट inferior quality coal, inferior quality coal, good quality coal, and this is the best quality coal, superior quality coal, right? Now let's try to understand how much is the reserve of coal is there in our country India। Beta, coal is the backbone of India's energy supply. It accounts for nearly 60.21% of total energy supplied domestically.
पूरे इंडिया में जितना भी एनर्जी सप्लाई होता है उसमें से 60%, यानी कि 3/5% अकेला, 3/5 अकेला कोयले से आता है। तो कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर कंट्री इंडिया। नाउ अगर हम देखें इसका हमारे यहाँ रिजर्व कितना है, तो बेटा एज ऑफ March 31 2024 द रिजर्व ऑफ कोल स्टूड एट 389.42 बिलियन टन्स। बेटा हम इसको अराउंड अराउंड रफ फिगर में बात करें तो हमारे यहाँ कोल का रिजर्व 400 बिलियन टन है। हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में 4 बिलियन टन्स कोल है। ये काफी अच्छा एक नंबर है। अगर हम देखें तो इंडिया इज एंडाउड विद गुड गुड रिजर्व्स ऑफ कोल रिजर्व्स। अगर हम प्रूव्ड रिसोर्सेज की बात करें, प्रूव्ड रिजर्व्स कौन से होते हैं? इकोनॉमिकली माइनेबल रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ अराउंड 55% of the total coal reserves in the country during the financial year 23-24। प्रूव्ड रिजर्व्स, ठीक है, 55% है। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है हमारे इंडिया में, ये सबसे ज्यादा बेटा ऑफ द टोटल रिजर्व्स उड़ीसा अकाउंटेड फॉर 1/4 और 25.47%, followed by Jharkhand 23.59%, Chhattisgarh 21.23%, West Bengal 8.72% and MP 8.43%। तो हम देख पा रहे हैं कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोल के रिजर्व हैं। पूरे इंडिया में जितना भी कोल रिजर्व है उसमें से अकेला 1/4 तो झारखंड और उड़ीसा में है। अगर मैं उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को मिला दूं तो नो तो मोर देन 3/4 टोटल रिजर्व हमारे इन तीन स्टेट्स में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया। अब हमने देखा कि हमारे पास 4 बिलियन टन कोल है, बट हम उनमें से कोल माइंस में हर साल एक्सट्रैक्ट कितना कर रहे हैं, माइन कितना कर रहे हैं, वो हमने इसमें प्रोडक्शन में देखना है। तो कोल प्रोडक्शन रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम माइंस। मैंने आपको कोल माइंस की विजुलाइज करवाया था थोड़े टाइम पहले, पिक्चर्स दिखाई थी, कोल भी दिखाया था। तो उन माइंस में से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेटा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे इंडियन माइनर्स ने कितना कोल एक्सट्रैक्ट किया, तो देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया वाज 997.83 मिलियन टन्स, यानी कि हम बोल सकते हैं हमने स्लाइटली लेसर देन 1 मिलियन टन कोल जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया। हमारे पास रिजर्व कितना है? 400 बिलियन टन, और हमने उनमें से रिजर्व प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं हर साल? क्लोज टू 1 लाख, क्लोज टू 1000 मिलियन टन। ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर हम बात करें कि इसमें इसके प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का रोल प्ले रहा कि ज्यादा पब्लिक सेक्टर का रोल रहा, तो हम देखते हैं अमंग द सेक्टर्स द पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियां जो हैं कोल माइनिंग की, दे प्लेड अ डोमिनेंट रोल कंपेयर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट, बेटा 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट से मैं आपको करवा रहा हूँ, पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पब्लिक सेक्टर ने कितने परसेंट अकाउंट किया? पब्लिक सेक्टर contributed nearly 95% of the total coal production, while the private sector contributed the remaining 5%। तो बेटा हमारे यहाँ पे कोल प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? इंपॉर्टेंट प्लेयर है सरकारी कंपनियां, द पब्लिक सेक्टर। इनका 95% कॉन्ट्रीब्यूशन है कोल प्रोडक्शन में, और प्राइवेट सेक्टर का लेस देन 5% है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कोल प्रोडक्शन में ट्रेंड्स क्या रहा है पिछले 10 इयर्स में। बेटा अगर मैं 2014-15 को देखूं तो तब हमारे यहाँ इंडिया में तब हमारे कोल का प्रोडक्शन अराउंड अराउंड 600 मिलियन टन था, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज होकर के 640 मिलियन टन हो गया। 16-17 में अगेन इट रोज लिटिल टू 657 million ton। Then in the next financial year it became 675 million tons। उसके बाद कोयले में
और ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जो कि 675 मिलियन टन से इंक्रीज होकर सीधा 728 मिलियन टन पे चला गया। फिर हमारा अगले साल थोड़ा सा, अगले 3 साल हमारे स्टेबल कोल प्रोडक्शन रहा 716 मिलियन टन। इस टाइम पे बेटा थोड़ा सा हमारा कोविड 19 आउटब्रेक हो गया था, तो उसका भी इसके ऊपर कोल प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा। और जैसे ही कोविड 19 की रिस्ट्रिक्शंस हटी, हमारा कोल प्रोडक्शन ने फिर से बूम पकड़ लिया। हम 2021-22 में 778 मिलियन टन पे पहुंच गए, और 22-23 तक आते आते हम क्लोज टू 900 मिलियन टन पे पहुंच गए। और मैं अगर 23-24 को देखूं, तो हम 1 बिलियन टन पहुंचने में ज्यादा दूर नहीं है, हम बहुत ही क्लोज हैं उसके पहुंचने में 2023-24 के अकॉर्डिंग। और ये सोर्स क्या है इस डेटा का? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटा आपने ये एग्जाम में ऐसे का ऐसे लाइन ग्राफ बना के आना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया में कोल बूम आया है, प्रोडक्शन सरपासिस 1 बिलियन टन। बेटा 2023-24 तक की हमने रिपोर्ट देखी, हमारा कोल प्रोडक्शन टन जो है वो 1 बिलियन टन के नीचे था। लेकिन अभी अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय सरपासिंग 1 बिलियन टन्स बीटी ऑफ कोल प्रोडक्शन। हमारा कोल प्रोडक्शन जो कि 2013-14 में 600 मिलियन टन था, वो अब बढ़ के 1047.57 टन, 1047.57 मिलियन टन पहुंच गया। यानी कि वी हैव क्रॉस्ड 1 बिलियन टन फिगर। कब किया हमने ये? 20 मार्च 2025 इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। Beta, with the fifth largest coal reserves and as the second largest consumer, coal remains crucial, fueling over 74% of total power generation. The coal sector's success is attributed to whom? It is attributed to the tireless efforts of कोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हमने देखा ना, पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा है। 95% प्रोडक्ट प्रोड्यूस अकेला पब्लिक सेक्टर कर रहा है, पीएसयूज कर रहे हैं। फिर थोड़ा थोड़ा हमारा प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें शामिल है, एंड द डेडिकेटेड वर्कफोर्स ऑफ अराउंड 5 लाख माइन वर्कर्स। हमारी जो माइंस हैं, कोल माइंस हैं, उसमें 5 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पूरे इंडिया में कितनी कोल माइंस हैं? 350, 350 कोल माइंस, जिसमें 5 लाख माइन वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर दी मेजर कोल रीजन्स एंड फील्ड्स इन आवर कंट्री इंडिया। बेटा सबसे पहले इसमें आता है हमारा ईस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल इंडिया। द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज हार्ड कोल इज फाउंड इन दीज रीजन्स इन अबाउट 27 मेजर कोल फील्ड्स। 27 मेजर कोल फील्ड्स कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले नाम आता है हमारा दामोदर वैली का। दामोदर वैली में दिस रीजन स्पैनिंग झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इज होम टू इंडियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स एंड फील्ड्स। यहाँ पे हमारी दामोदर वैली में जो झारखंड और वेस्ट बंगाल आते हैं, वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है? क्लास में रिकॉल करो, मैंने आप सबको करवाया था। झरिया, देन वी हैव द रानीगंज, एंड देन वी हैव बोकारो। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, झरिया, रानीगंज एंड बोकारो। दीज आर दी 3 मेजर कोल फील्ड्स इन दामोदर वैली रीजन। ठीक है, उसके बाद हमारा अलग एक नेक्स्ट रीजन आता है, दैट इज महानदी वैली। बेटा महानदी वैली स्पैन कौन कौन से स्टेट्स में करती है? छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। दिस एरिया इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट फील्ड्स सच एज तलचर, तलचर, रामपुर, हिमगिर। तलचर एंड रामपुर, हिमगिर। बेटा आपको ये लोकेशंस याद रखनी पड़ेंगी अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो दामोदर वैली में झरिया, रानीगंज एंड बोकारो, और महानदी वैली में तलचर, रामपुर और हिमगिर। उसके बाद हम देखते हैं, अब ये इसका मैप लगाया हुआ मैंने, आप सभी ने एग्जाम में ये प्यारा सा मैप बना के आना है। बेटा ये गंगा बेसिन का रीजन है, यहाँ पे भी कोल मिलता है थोड़ा सा। दामोदर वैली, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोल मिलता है। फिर हमारा कैम्बे बेसिन गुजरात में,
और फिर हमारा ये साउथ इंडिया में बात करें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलता है, और फिर हमारा यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास ये कावेरी बेसिन में मिलता है, और थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, असम अराकन बेसिन में। नेक्स्ट मैप, ये देखिए, ये अपना रानीगंज है, दिस इज झरिया, ये बोकारो, यहाँ पे हमारा तलचर, ये तमिलनाडु में ये यहाँ पे ये नवेली, और ये यहाँ पे हमारा कच्छ वाला रीजन। ये आपने छोटा सा मैप में अगर आप 5 इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग साइट्स भी दिखाकर आ जाओगे तो आपका काम आप अच्छे से हो जाएगा। अब हम देखते हैं और कौन कौन सी हमारे यहाँ साइट्स हैं, मेजर कोल फील्ड्स हैं। उसके बाद दामोदर वैली और महानदी वैली के बाद ये सोन वैली में मिलता है, इस जिसमें कि इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स लाइक सिंगरौली, सिंगरौली एंड सुहागपुर, सिंगरौली एंड सुहागपुर। देन कम्स दी गोदावरी वैली, दिस वैली इज इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अभी मैप में दिखाया था ना मैंने आपको पिछली स्लाइड में, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में गोदावरी वैली है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड कौन सा है, सिंगरेनी, बोलेंगे सिंगरेनी। देन कम्स दी वारदा वैली, ये महाराष्ट्र में है, लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इट इंक्लूड्स मेजर एरियाज लाइक काम्प्टी एंड चंद्रपुर, बोलेंगे सभी काम्प्टी एंड चंद्रपुर, काम्प्टी एंड चंद्रपुर। तो ये हमारी सारी क्या हो गई, हमारी इंपॉर्टेंट कोल साइट्स हो गई। बेटा अब हम बात करते हैं कोल के ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। सबसे पहले हम देखते हैं कोल के इंपोर्ट को। बेटा द नेट इंपोर्ट ऑफ कोल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 वाज 216.54 मिलियन टन्स। 2014-15 में हमारा कोल का इंपोर्ट कितना था, अराउंड अराउंड 216 मिलियन टन, और इट इंक्रीज्ड टू, देखिए हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जिसके चलते हमारी कोल की डिमांड भी बढ़ रही है। तो हमारा कोल की जो इंपोर्ट है, जो पहले हमने 216 मिलियन टन किया था, वो 2023-24 में बढ़ के कितना हो गया, 262.99 मिलियन टन। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी। अब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। बेटा इंडिया टोटल कोल एक्सपोर्ट कैसा होगा, जब हमारी खुद की इंटरनल डिमांड हमारी इंटरनल सोर्सेज से पूरी नहीं हो रही है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो हमारा कोल का एक्सपोर्ट जीरो है, निल है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दी रिजर्व्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ कोल। Yes, now let's talk about the various problems of Indian coal industry. The main problems of the Indian coal mining industry are as follows. Beta, first of all, there is an unequal distribution of coal. As we have already seen that coal is limited to only a few states in India. It is found in only selected regions, Jharkhand, Chhattisgarh, Tamil Nadu, है ना, just to name a few. So the distribution of coal is confined only to limited states. The transportation cost is consequently heavy, making this vital source of energy expensive. उसके बाद है बेटा, हम देखते हैं हमारी अनदर प्रॉब्लम क्या है कोल इंडस्ट्री में। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इतना अभी एफिशिएंट नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्री का है। इसकी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। मोस्ट ऑफ द कोल इन इंडिया इज transported by trains, or adequate number of wagons are not available, and railway system is not efficient enough to deliver the coal at distance places in a short time. अगर हमें किसी कोल माइन से यहाँ पे महेंद्रगढ़ में, भिवानी में या कहीं पे जम्मू कश्मीर में कोल लेके जाना है, तो रेलवे सिस्टम से अगर हम इसको डिलीवर करवाने की ट्राई करते हैं तो इतना डिस्टेंस प्लेस से हमारे सप्लाई रीजन से डिमांड रीजन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा जो माइनिंग मेथड है वो बड़ा ऑब्सोलीट बन गया है। कैसे, द माइनिंग टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड एंड पर वर्कर प्रोडक्शन इज क्वाइट लो। द पर टन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई बिकॉज हमारा माइनिंग मेथड जो है हम ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं और जिससे कि हमारा प्रोडक्शन काफी थोड़ा सा इनएफिशिएंट या नॉन प्रोडक्टिव थोड़ा सा रहता है। उसके बाद एक अनदर प्रॉब्लम होती है फायर्स एंड वाटर लॉगिंग। बेटा देयर अकर हैवी लॉसेस ऑफ कोल बिकॉज ऑफ फायर्स एंड water logging in mines and at the pit heads। पीट हेड्स पे अगर माइंस में वाटर लॉगिंग हो जाती है तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक जाएगा तो हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो इसीलिए उसको फायर प्रूफिंग होना चाहिए और वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं से हमें इनको बचने के मेजर्स लेने चाहिए। उसके बाद हमारी अनदर जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कोल इंडस्ट्री से एफिलिएटेड वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बेटा ओपन कास्ट माइनिंग डैमेज द होल एरिया कन्वर्टिंग इट इनटू अ रग्ड लैंड। वो जमीन जो है एकदम रग्ड हो जाती है, एकदम खराब सी हो जाती है जहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। यहाँ पे ब्लास्ट करने पड़ते हैं और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। द कोल डस्ट इन माइंस एंड नियर पिट हेड्स क्रिएट हेल्थ हैजार्ड्स टू वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। उसके बाद देखते हैं द बर्निंग ऑफ कोल इन थर्मल प्लांट्स रिलीज सेवरल टॉक्सिक गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और एटमॉस्फेयर में जाके उसको टॉक्सिक बना देती हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती हैं, जिससे हमारी हेल्थ से रिलेटेड या फिर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी कंजर्व coal, how can what measures may be taken for the conservation of coal? So beta the following measures may be taken for the conservation of coal. First of all we have low grade coal should be washed and blended or mixed with superior quality coal इन रिक्विजिट प्रोपोर्शन एंड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। सबसे बढ़िया सजेशन ये है जो लो क्वालिटी कोल अगर कहीं पे मिल रहा है हमारी कंट्री में उसको हाई क्वालिटी कोल के साथ वॉश करके उसको ब्लेंड करो और उसको यूज करो। इससे कोल में एनर्जी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज होने के चांसेस बने रहते हैं। उसके बाद एक सॉल्यूशन ये दिया जा रहा है जियोलॉजिस्ट के द्वारा कि सिलेक्टिव माइनिंग मस्ट बी डिस्करेज्ड एंड ऑल पॉसिबल कोल फ्रॉम द माइंस शुड बी टेकन आउट। ये नहीं कि कोई माइन में हमने कोल प्रोडक्शन शुरू किया उसका हमने 20 to 25% कोल निकाल लिया फिर हमने उसको अबंडन कर दिया फिर हम सोचेंगे कि 10-15 साल के बाद एक दूसरे टाइम के बाद निकाल लेंगे। नहीं, अगर किसी साइट पे कोल डिस्कवर हुआ है तो उसका कोल एक बार में सारा आप एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर ही उसको अबंडन कीजिए। बिकॉज अगर आप उसको थोड़े टाइम के बाद रीस्टार्ट करेंगे तो हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद एक और नया तरीका सुझाया जा रहा है कि भाई हमारे जो कोल रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड है बट हमारी एनर्जी डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। हमारे पास सप्लाई तो लिमिटेड है बट डिमांड इज अनलिमिटेड। तो हमारा सॉल्यूशन ये है कि न्यू कोल रिजर्व्स शुड बी डिस्कवर्ड। हमें नई कोल रिजर्व्स को डिस्कवर करना होगा एंड न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी अडोप्टेड जिससे कि हमारी वेस्टेज कम होए और हमारा पर टन और पर हमारा वो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी पॉपुलराइज। जैसे कि मैंने पहले बताया आर रिजर्व्स ऑफ कोल आर लिमिटेड बट इट्स डिमांड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ऐसा एक प्रिडिक्शन किया गया है कि आने वाले 250 ईयर्स में कोल जो है देखने को नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने अभी से ही सस्टेनेबल कोल के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और हमें हमारा जो एनर्जी यूजेज है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अंदर की सोलर गैस, सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रोलॉजिकल पावर, न्यूक्लियर पावर, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब बेटा हमारा हमने जैसे कि अभी हमारी वीडियो के थ्रू जाना कि हमारा कोल का इंपोर्ट जो है आजकल काफी बढ़ गया है क्योंकि ये जायज भी बात है क्योंकि हम एक फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। हम जल्द ही एक विकसित राष्ट्र भारत बनने जा रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जब हम इंडिया की 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे हम कोल हम हमारा हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंट है वो हम उसमें इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो हमारे मोदी जी ने बोला है फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस, फॉर आत्मनिर्भर भारत
energy independence is necessary. India has to take a pledge that it will be energy independent by the year we celebrate 100th year of independence. श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कोल है, श्री प्रहलाद जोशी जी, ये माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी देखते हैं। इन्होंने बोला है द टारगेट ऑफ कोल मिनिस्ट्री इज टू मिनिमाइज इंपोर्ट ऑफ थर्मल कोल एंड टू मेक कंट्री आत्मनिर्भर इन द सेक्टर। बेटा अभी हमारा अराउंड अराउंड 262 मिलियन टन हम कोल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें कोल के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना होगा और हमें लाइफ में आगे बढ़ना होगा। Now, let's move on to the next subtopic, that is petroleum reserves, production, distribution, and trade. Beta, this is the picture of oil. This is how an oil look like. ऑयल स्पिलेज हो गई थी कहीं पे, तो किसी ने हाथ में अपने ऑयल लेके दिखा रखा है, कैसा दिखाई देता है, एकदम डार्क कलर का होता है ये। बेटा देखो, ये फिर हमारी यहाँ से ऐसे ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जा रही है। ये ऑन शोर एंड ऑफ शोर माइनिंग होती है बेटा अपने ऑयल में। ये देखिए, ये ऑयल का कैसा दिखाई देता है। अभी ये क्रूड ऑयल है, इम्प्योरिटीज है इसके अंदर, अभी इसको प्रोसेस नहीं किया गया है। जब हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर देंगे तो इम्प्योरिटीज हट जाएंगी, फिर ये क्या बन जाएगा, ये क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बन जाएगा। अभी ये कच्चा तेल है ये देखो, ये इसकी ऑफ शोर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ऑफ शोर में जाके, आउट ऑफ द लैंड जा करके सी बेड से निकाल रहे हैं, ये देखिए। फिर जब हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर फैक्ट्रीज में जाके इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जहाँ पे इसकी डिमांड होती है, फिर उसको हम रेलवे कंटेनर्स के थ्रू या फिर पाइपलाइंस के थ्रू, इनको हम जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे उसको सप्लाई कर देते हैं। ये देखिए बेटा, तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऑयल होता क्या है। बेटा ये जो ऑयल है, ये इस जो क्रूड ऑयल जो है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लेटिन वर्ड्स। टू लेटिन भाषा के वर्ड से लिया गया है। एंशियंट रोम में एक भाषा बोली जाती है लेटिन। लेटिन इटली के रोम में, एंशियंट रोम में लेटिन भाषा बोली जाती थी, उसके ये वर्ड से लिया गया है। पहला वर्ड है इसका पेट्रा। पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक। दूसरा होता है ओलियम, जिसका मीनिंग होता है ऑयल। दैट मीन्स टू से पेट्रोलियम इज ऑयल obtained from rocks. Petroleum is an oil obtained from rocks. So petroleum or crude oil is a naturally occurring complex mixture of hydrocarbons formed over millions of years from the remains of ancient marine plants and animals under heat and pressure. ये बेटा जो हमारे मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, उनके रिमेन से बना हुआ है। जब वो इन अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर से गो थ्रू करते हैं, तो उनके जो रिमेन्स हैं वो हमारे क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन, इसका सोर्स। बेटा पेट्रोलियम्स और क्रूड ऑयल forms from the organic remains of ancient organisms such as plants, algae, bacteria, and that once lived in oceans, जो हमारे ओशियंस में होते हैं, लेक्स में होते हैं, स्वैम्प्स में होते हैं। ठीक है, अब उसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? ओवर मिलियंस ऑफ एयर्स these organic materials were buried by layers of sand, silt, and rock. The intense heat and pressure from these layers transformed the remains into crude oil or natural gas. जो हमारे ये प्लांट्स, एल्गे एंड बैक्टीरिया है, हमारे जो ओशियन लेक और स्वैम्प एनवायरनमेंट पे, ये सैंड की और सिल्ट की लेयर्स में बरीड हो गए थे, तो हीट से और प्रेशर से इनकी फॉर्मेशन हो गई। लोकेशन ये कहाँ मिलता है? बेटा पेट्रोलियम इज फाउंड ट्रैप्ड इन द टाइनी स्पेसिस पोर्स विद इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसके अंदर टाइनी स्पेसिस होते हैं, जिनको पोर्स बोला जाता है। उन पोर्स के बीच में
ट्रैप मिलता है। और वो कौन सी रॉक्स? सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है? नहीं सॉरी, स्टेट्स वो वाली स्टेट है। इट कैन एग्जिस्ट इन गैशियस, गैशियस स्टेट में इसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। लिक्विड स्टेट में ये क्रूड ऑयल होता है, और सॉलिड स्टेट में इसको एस्फाल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए हाउ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फोन्ड। ये देखिए 300 to 400 मिलियंस ईयर्स अगो स्मॉल मैरिन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ओशन वाला एनवायरनमेंट है, ये इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और फिर ये इसमें इम्परमिएबल रॉक्स होती हैं, पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो ऑर्गेनिज्म टर्न्स इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसमें तो ये ऑर्गेनिज्म से, अब इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इसके अंदर ये ट्रैप्ड होते हैं। Tiny sea plants and animals died and were buried on the ocean floor. Over time, they were covered by layers of sedimentary rocks. देखो ये sedimentary rocks की layers से cover हो गए. Over millions of years, the remains were buried deeper and deeper. The enormous heat and pressure turned them into oil and gas. Today, we drill down through the layers of sedimentary rocks to reach the rock formation that contains oil and gas deposits. अब बेटा हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम obtained from the earth is a thick डार्क लिक्विड दैट इज नॉट डायरेक्टली यूजेबल। ये क्रूड ऑयल होता है, इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता है। इट अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन टू सेपरेट इट इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू हाइड्रोकार्बन गैसेस, फॉर एग्जांपल प्रोपेन और बुटीन। फिर हमारा आता है गैसोलीन। गैसोलीन वही पेट्रोल जो आप अपनी कार में या अपने बाइक में फिल अप करवाते हैं पेट्रोल पंप पर जा करके। कैरोसिन, फ्यूल ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, एस्फाल्ट और प्रेफिन वैक्स। उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई पेट्रोलियम जस्ट लाइक कोल इट ऑल्सो सर्व्स एज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमारा कोल है, और कोल के बाद नंबर 2 पे हमारा पेट्रोलियम आता है। ठीक है, पेट्रोलियम हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड। लैंड पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है और उसने पेट्रोलियम ने उसको रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है, एयर में और वाटर में। तो लैंड, एयर और वाटर तीनों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑयल ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज विद द हेल्प ऑफ टैंकर्स एंड मोर कन्वीनियंटली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली बाय पाइपलाइंस। ये देखिए मैंने आपको टैंकर्स एंड पाइपलाइंस दिखाए थे। ये इस पिक्चर में देखिए आप, ये तो हमारा पाइपलाइन के थ्रू है और ये हमारे टैंकर्स हैं ये। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट की तरफ में। यूजेस हम कर चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारे इंडिया में कोल रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व कितना है। बेटा क्रूड ऑयल इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियाज एनर्जी सप्लाई आफ्टर कोल। हमने देखा इट अकाउंट्स फॉर नियरली 30% ऑफ द टोटल एनर्जी सप्लाइड डोमेस्टिकली। पूरे इंडिया में जितनी भी एनर्जी सप्लाई या यूजेस होता है 60% तो कोल से आता है और 30% हमारा हमारा क्रूड ऑयल से आता है, नेचुरल क्रूड ऑयल से आता है। ठीक है, अगर हम रिसेंट बात करें तो एज ऑफ March 31st 2024 द रिजर्व्स ऑफ कोल स्टूड एट 671.40 मिलियन टन्स। बेटा हमारा कोल का रिजर्व था अराउंड अराउंड 400 बिलियन टन्स, और इसका रिजर्व हमारा कोल के कंपैरिजन में कम है, ये हमारा 671 मिलियन टन्स है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, रिजर्व्स का रिजर्व कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो बेटा वेस्टर्न ऑफशोर अकाउंटेड फॉर अबाउट 32%, followed by Assam 21.66%, Rajasthan around 20% and Gujarat 17.70%। तो ये वेस्टर्न ऑफशोर, असम और राजस्थान, यहाँ पे क्रूड ऑयल का रिजर्व हमारे इंडिया में
सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस 700 मिलियन टन में से हम हर साल कितने मिलियन टन क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। बेटा आपने हम अपने हर आंसर में सोर्स को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ आपको, ये मैंने कहाँ से लिया है। तो बेटा ये डेटा मैंने लिया है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट published by the Ministry of Statistics and Program Implementation MSPI, Government of India। कितना था हमारा प्रोडक्शन? द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन द कंट्री वाज 29.3 मिलियन टन्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। हम बोल सकते हैं कि हमारा पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 30 मिलियन टन के अराउंड है। 30 मिलियन टन। कोल का प्रोडक्शन कितना है? 1 बिलियन टन। क्रूड ऑयल में कितना है? 30 मिलियन टन। ठीक है। अब मैं आपको इसमें ट्रेंड दिखाता हूँ। देखिए दिस लाइन ग्राफ shows the trends in crude oil production from 2014-15 to financial year 2023-24। एक्स एक्सिस पे हमने फाइनेंशियल ईयर्स को लिया है 2014-15 से लेके 2023-24 तक, और वाई एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन को शो किया है। प्रोडक्शन की यूनिट है हमारी मिलियन टन, और डेटा का जो सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम देख सकते हैं कि 2014-15 में 14-15 में हमारा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वॉज अराउंड 40 मिलियन टन, 37.46 मिलियन टन। During the next financial year, it slightly came down to 36.94 million ton. It again slipped to 36.01 million ton during the next financial year. It again slipped down to 35.68%, and and when COVID-19 disease outbreak, it reduced further to 30.49 मिलियन टन। एंड करंटली 2023-24 में बात करें तो ये हमारा रह गया है ओनली ओनली अराउंड 30 मिलियन टन। तो बेटा क्रूड ऑयल में हमारा जो ट्रेंड है, आप देखिए नेगेटिव ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। हमारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर्स घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जबकि हमने कोल में कैसा देखा था? कोल में हमारा ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड था। क्रूड ऑयल में हमारा कैसा ट्रेंड है? डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ठीक है। आपने एग्जाम में ये लाइन ग्राफ जरूर बना के आना है। आप अपना 40 मिलियन टन से स्टार्ट करना और 30 मिलियन टन पे एंड कर देना, और एक डिक्लाइनिंग सा ट्रेंड दिखा देना। जब कोविड-19 आ गया था तब हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया था, और ये वैसे ओवरऑल एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बेटा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दो टाइप में देख सकते हैं, ऑन शोर एंड ऑफ शोर। बेटा ऑन शोर क्या होता है? जो हमारी विद इन द लैंड बाउंड्री होता है, और ऑफ शोर होता है जो हमारा कोस्टल एरियाज में जाकर के ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं सी बेड में से, जैसे कि मैंने आपको पहले पिक्चर से विजुलाइज करवाया था। अब हम देखते हैं कि मेजर ऑन शोर विद इन द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया कौन कौन से हमारी मेजर मेजर साइट्स है जहाँ पे हमें कोल मिलता है। तो सबसे पहले जो टॉप एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेट का नाम आता है वो है बेटा हमारा असम। असम में बेटा एक जगह है डिगबोई। डिगबोई फील्ड, ये इंडिया का सबसे पुराना कोल्डेस्ट फील्ड है। इट इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं असम में ही एक और इम्पोर्टेंट फेमस प्लेस है जिसको कहते हैं द नाहरकटिया फील्ड। असम में तो है बेटा दिग्बोई, और दूसरा है हमारा नाहरकटिया, और थर्ड नंबर पे वहां पे जो इम्पोर्टेंट को क्रूड ऑयल की जो साइट है वो है मोरन हुगरीजन फील्ड। तो असम में तीन आपने याद रखने हैं, डिगबोई, नाहरकटिया एंड मोरन हुगरीजन फील्ड। अब हम देखते हैं राजस्थान में कैसा ट्रेंड है। राजस्थान में कौन कौन से स्टेट्स हैं, जगह है मेजर क्रूड ऑयल की साइट्स है। तो यहाँ पे बाड़मेर रीजन है, लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे पुराना तो असम, और सबसे लार्जेस्ट कौन है? हमारा ये राजस्थान। राजस्थान में बाड़मेर का एरिया। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑन शोर में एक और इम्पोर्टेंट स्टेट है, वो है गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी हमारी साइट है? गुजरात में है अंकलेश्वर, देन कम्स दी खंबात और लूनेज। आफ्टर दैट कम्स दी अहमदाबाद एंड कलोल।
सो हमारे ये टोटल जो 6-7 हो गए वो कौन कौन से हैं? डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन हुग रीजन, बाड़मेर एरिया और गुजरात में अंकलेश्वर, खंबात, अहमदाबाद एंड कलोल। फिर गुजरात में एक और जगह है नवगांव, यहाँ पे भी क्रूड ऑयल ऑन शोर साइट यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं ऑफ शोर में। ठीक है, ऑफ शोर में जो लैंड बाउंड्री में नहीं होता, हम कोस्टल एरियाज में जाकर के लेके आते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट में है, तो वेस्टर्न कोस्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो जगह है वो है मुंबई हाई। मुंबई हाई, उसके बाद बसीन, बसीन, देन कम्स द एलियाबेट। एंड ईस्टर्न कोस्ट में अगर मैं बात करूं तो द रावा फील्ड इन कृष्णा गोदावरी ऑफ शोर बेसिन इज एन इम्पोर्टेंट वन। तो बेटा हमारे ऑफ शोर जो साइट्स हो गए वो हो गए मुंबई हाई, बसीन, एलियाबेट और रावा फील्ड। उसके बाद नरीमनम एंड कोविलप्पल ऑयल फील्ड्स। नरीमनम एंड कोविलप्पल ऑयल फील्ड है, ये कावेरी में है, ऑन शोर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है क्रूड ऑयल के लिए। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के ट्रेड की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ एनर्जी सोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोल एंड क्रूड ऑयल। की हमारा क्रूड ऑयल इतना प्रोडक्शन हमारा नहीं होता, हमारी डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट टू मीट इट्स एनर्जी डिमांड। कितना? द नेट इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15 was around 189.43 million tons and it increased to 234.26 million tons during the financial year ended in 2023-2024, reflecting what? Reflecting the country's growing demand for energy। मैंने आपको पहले बताया जब हम कोल डिस्कस कर रहे थे, तो कोल में भी हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और क्रूड ऑयल में भी हमारा इंपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारे यहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो कर रहा है और जिससे कि एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया है, तो एनर्जी की डिमांड नो डाउट हमारी इंक्रीज होगी होगी। अब हमारा अराउंड अराउंड 234 मिलियन टन हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने लगे हैं। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ऑब्वियसली जब हमारी लोकल डिमांड ही फुलफिल नहीं हो रही है और हम उसको फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में नहीं है। वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल रादर देन द एक्सपोर्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब इंडिया जितना भी अपना क्रूड ऑयल अपना प्रोड्यूस करता है, एक्सट्रैक्ट करता है या फिर इंपोर्ट करता है, उससे वो कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाता है और कितना उनका प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन है। इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाज 276.09 million tons during the FY 23-2024, and among the various petroleum products हाई स्पीड डीजल ऑयल का नाम सबसे पहले आता है। 42% वॉज दी डोमिनेंट प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्रोडक्ट कौन सा था? हाई स्पीड डीजल ऑयल। उसके बाद पेट्रोल या फिर मोटर गैसोलीन, मोटर में जो डलता है पेट्रोल, वो कितने परसेंट किया? 16%, जो हम हमारे स्कूटी में, बाइक में या फिर कार में डलवाते हैं। नाफ्था 7%, एविएशन टर्बाइन फ्यूल 6%, पेट्रोलियम कोक 6%, fuel oil 3%. Now, how did India's petroleum product production significantly exceeds its crude oil production? अब आप सोचोगे कि हमारा प्रोडक्शन 276 मिलियन टन है और हमारा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन तो 30 मिलियन टन है, तो इसका आंसर है इंडिया इज ए मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल एंड हैज ए लार्ज रिफाइनिंग कैपेसिटी। हमारे यहाँ बहुत सारी रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है जिनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इट अलाउज to process imported crude oil into various petroleum products for domestic consumption and export। तो वो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके उसको प्रोसेसिंग करके रिफाइनरी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना देते हैं, फिर उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं आगे ट्रेड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रेड हमारे यहाँ कैसा रहा। अब सबसे पहले इंपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया इज एन इम्पोर्टेड
importer of petroleum products. The net import of petroleum products during the financial year 2023-2024 was around 50 million tons. 50 मिलियन टन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किए हैं। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो हमारा एक्सपोर्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में इंपोर्ट से ज़्यादा है। तो हमने जो इंपोर्ट किया वो तो हमने किया 50 मिलियन टन के प्रोडक्ट्स का, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट कितना किया, 62.59 मिलियन टन्स के प्रोडक्ट्स को हमने एक्सपोर्ट किया। अब बेटा हम कंक्लूजन पर आते हैं कि इंडिया पोजेसेस सब्सटेंशियल रिजर्व्स ऑफ बोथ कोल एंड पेट्रोलियम। हमने देखा हमारे यहाँ पे 400 बिलियन टन्स तो कोल है एंड 627 मिलियन टन्स हमारे पास क्रूड ऑयल के रिजर्व है। टुगेदर टेकन टुगेदर दीज टू फॉर्म्स द foundation of its energy structure. Coal continues to be the most dominant source of energy, particularly for electricity generation and industrial use. Particularly for electricity generation and industrial use. At the same time, petroleum plays a crucial role in the transport and manufacturing sector despite limited domestic production. तो कहने का मतलब ये है, कोल का जो मेजर यूज है वो डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और इंडस्ट्रियल यूज में, लेकिन पेट्रोलियम का जो मेजर यूज है वो किस में है, ट्रांसपोर्ट में और मैन्युफैक्चरिंग में इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमने देखा कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज शो दैट coal deposits are mainly concentrated in the eastern state। हमारा कोयला तो ज्यादातर ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है, और जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं दे आर प्राइमरीली फाउंड इन द वेस्टर्न ऑफशोर रीजन्स एंड द नॉर्थ ईस्ट। हमने देखो बेटा मुंबई हाई की बात की थी, नाहरकटिया, डिगबोई, बसीन, ये नॉर्थ ईस्ट में और ऑफशोर रीजन में बात की थी, और जबकि हमारा कोल जो है वो ईस्टर्न स्टेट्स में आता है। However, India's growing dependence on imported coal and crude oil remains a major challenge to ensuring long-term energy security. The country's rapidly increasing demand, driven by industrialization, urbanization, and population growth, has intensified pressure on existing fossil fuel resources। बिल्कुल ठीक बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के चलते, पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते हमारी एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो गई है और इन पे फॉसिल फ्यूल पे प्रेशर पड़ता जा रहा है। हमारी कोल एंड पेट्रोलियम पे ओवर रिलायंस है। इट हैज रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन इन एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अर्जेंटली नीडेड। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमने R&D में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमने टेक्नोलॉजी के मामले में हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये कि ये अर्जेंटली नीडेड है। At the same time, India is witnessing a gradual shift toward renewable and cleaner energy technologies. Yes, there is no doubt that India is gradually moving towards the renewable sources of energy. For example, solar energy and wind energy, जिससे कि हमारी रिलायंस या डिपेंडेंस जो है कोल और पेट्रोलियम पे कम हो जाए, हम क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव नाउ एम्फेसाइज एनर्जी एफिशिएंसी, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिजर्व्स एंड स्ट्रेटेजिक रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हमारा टारगेट है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और हम कोल के मामले में और पेट्रोलियम के मामले में हमारा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जारी है। इसीलिए हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर हो सके। ठीक है, और कोल एंड पेट्रोलियम विल कंटिन्यू टू प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, लेकिन हम इस चीज को नहीं डिनाई कर सकते कि हम
कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आ जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज का, सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कन्वेंशनल एनर्जी से। हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। हम कोल का भी यूज करेंगे, पेट्रोलियम का भी करेंगे, लेकिन इनके यूजेस को हम कम करेंगे और हम इंक्रीज करेंगे हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। हमें इन सब पे फोकस करना चाहिए और हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का या फिर नॉन कमर्शियल एनर्जी का यूज कम करना चाहिए, जिससे कि हम एनर्जी में के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है, इन द ईयर्स अहेड India's energy vision should focus on developing a cleaner, diversified, and resilient energy sector that supports the national goal of building a Vikasit Bharat by the year 2047. Yes, I do believe that India will definitely become a Viksit Bharat by the year 2047. So here is the list of references which I used to prepare this PPT. First of all, I am thankful to Majid Hussain sir, whose book Geography of India I used to prepare this PPT. I am also equally thankful to Dr. D.R. Kullerji. I used his fourth edition book entitled India, a Comprehensive Geography. Then I also used the book written by H.M. Saxena sir. The name of that book is Economic Geography. Then I am thankful to the Energy Statistics India 2025 report, which can be accessible from this site. I also used coal.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट मैंने ये यूज़ की। देन मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज करते हैं, उनसे मैंने लेटेस्ट डेटा लिया है। फिर मैंने PMFI IAS से भी कुछ नोट्स से हेल्प ली है। और इन द लास्ट, I would like to thank you. I hope you enjoyed watching my video lecture. I hope I explained the topic very well to you guys. In the last, I would like to thank you for your kind and passionate learning. तो इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय श्री राम। नमस्कार।